हेलो ट्रेडर्स, आई होप स्टॉक मार्केट में आप सब लोगों की लर्निंग और अर्निंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब भी आप किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं तो ये चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से की हो। बैक टेस्टिंग के साथ साथ उतनी ही इंपॉर्टेंस मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग को भी देना चाहूँगी। अब बात ये आती है भाई, बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। बैक टेस्टिंग इज़ समथिंग कि आपने मार्केट में फॉर एग्जांपल कोई इंडिकेटर या कोई पैटर्न पे कितने टाइम तक आपने उसको बैक टेस्ट किया है, महीना, 2 महीना, 6 महीना। देखिए, प्रीवियस डेटा आपको मार्केट में हमेशा मिलेगा। आप अगर अब भी देखें तो आप थोड़ा सा, अगर मैं टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करके दिखाऊं आपको वीकली या मंथली बेसिस पे, तो मार्केट में बैक टेस्टेड डेटा आपको काफ़ी बैक टेस्टिंग के लिए डेटा आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, राइट। मंथली बेसिस पे आप देखिए 1991 से डेटा जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो जब आप इस डेटा को बैक टेस्ट करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी कितने टाइम से आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, उसको आप बैक टेस्टिंग में काउंट करेंगे। बैक टेस्टिंग मीन्स पास्ट में आपने उस डेटा को कितने टाइम तक बैक टेस्ट किया है। इट कैन बी एनीथिंग। आप किसी भी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी चार्ट पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी कैंडल स्टिक पैटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर कैंडल कौन से लेवल पर वो बन रही है और उसके बाद में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो है आपको प्रीवियस डेटा जितना भी आप एनालाइज करोगे उसमें दिखेगा। बैक टेस्टिंग के बाद में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। दूसरी चीज़ आती है आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपको ये देखना है कि मार्केट प्रेजेंट कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेटा के अकॉर्डिंग, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मूव भी कर रहा है या नहीं। इसमें भी आप इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न या पर्टिकुलर कैंडल फॉर्मेशन किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर आप चेक करेंगे। पर फॉरवर्ड टेस्टिंग हमेशा करंट मार्केट कंडीशन में होती है। अब देखिए, आज जो मार्केट की कंडीशन है डेफिनेटली 1 साल पहले ऐसी नहीं थी, 2 साल पहले ऐसी नहीं थी, राइट। मार्केट में हमेशा छोटे बड़े चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें फॉरवर्ड टेस्टिंग करना किसी भी स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग में आई वुड रिकमेंड कि आप अपना कैपिटल लूज़ ना करके या फिर कैपिटल यूज़ ना करके आप फॉरवर्ड टेस्टिंग में हमेशा पेपर ट्रेड की तरफ में फोकस करें, राइट। तो ये तो हो गई, अगर हम लोग जो डिफरेंस है बैक टेस्टिंग का या फॉरवर्ड टेस्टिंग का, दैट इज़ ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर आऊँ तो इसमें हम लोग 2 इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं, राइट। इंडिकेटर्स हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे। देखिए, जब भी आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं मार्केट में, ठीक, तो टाइम फ्रेम आपको हमेशा आपकी इम्पल्सिव एक्शन के बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स होते हैं, राइट, जिनके जो इम्पल्सिव एक्शंस हैं वो 1 मिनट में काम कर सकते हैं, राइट। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर किसी भी डेटा को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। वो जब तक 4-5 चीज़ों को लेके कंफर्म नहीं हो जाते तब तक वो किसी भी ट्रेड में एंटर या एग्जिट नहीं करते, राइट। तो 1 मिनट, 3 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो मैं बोलूँगी कि यूजुअली स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है, और इंट्राडे के लिए आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, राइट। डेफिनेटली ये जो मूव आप कैप्चर करोगे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट, ये मूव ऐसा नहीं है रैंडमली आप मार्केट में आए और आपने किसी भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर दिया। इसमें क्या होगा, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ रहती हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज़ में अपनी एंट्री और एग्ज़िट सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही रहती है। नो डाउट हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, इसके बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर और उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पर डेफिनेटली मार्केट को एनालाइज करेंगे। जब इतने ज़्यादा बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करते हुए जाते हैं तो क्या होता है, हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स की मार्किंग पता चल जाती है, राइट। अब ये लेवल रेसिस्टेंस लेवल्स भी हो सकते हैं, सपोर्ट लेवल्स भी हो सकते हैं, या फिर
चेंजेबली रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो बनते हैं ये वो भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर कोई भी ट्रेंड लाइन बनेगी उतना ही हम लोग ज़्यादा एक्यूरेटली उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए अब फटाफट से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं। स्ट्रैटेजी पे चलने से पहले मैं आप लोगों को मूविंग एवरेज के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगी। ओके, तो सबसे पहले मूविंग एवरेज क्या होते हैं। देखिए ये बेसिकली एवरेज है। किस चीज़ का एवरेज है? ये एवरेज है कैंडल की क्लोजिंग के टाइम पर उनकी क्या वैल्यूज़ थी, राइट। कैंडल क्लोजिंग के टाइम पर उनकी वैल्यूज़ क्या थी, ये उन वैल्यूज़ का एवरेज है, राइट। अब देखिए मार्केट में तो लगातार कैंडल बनती रहती हैं, क्लोज होती रहती हैं। एक कैंडल जैसे ही क्लोज होगी नेक्स्ट कैंडल इनिशिएट हो जाएगी। तो कितनी कैंडल की क्लोजिंग की एवरेज हम लोग निकालने वाले हैं, राइट। तो जितने पीरियड की मूविंग एवरेज होती है उतनी ही कैंडल की हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सबसे कॉमन जो मूविंग एवरेज है दैट इज़ 9 मूविंग एवरेज। तो हम लोग 9 कैंडल्स का एवरेज काउंट करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ये आपकी मार्केट में 9 कैंडल्स बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, लेट्स से ये 9 कैंडल्स आपकी बनी हैं, तो इनकी क्लोजिंग के टाइम पर क्या वैल्यूज़ थी उन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो कैंडल्स बनी होंगी इनके साथ साथ में कोई एवरेज चल रही होगी, राइट, कोई लाइन चल रही होगी, दैट इज़ नथिंग बट 9 पीरियड मूविंग एवरेज। ओके, अब नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज। एवरेज तो समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं, हमें इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है 9 10 20 जो भी कुछ नंबर है वो भी समझ में आ गया उसका क्या मतलब है। व्हाई इट इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज, बिकॉज जैसे ही 10th कैंडल फॉर्म होती है फर्स्ट कैंडल का जो एवरेज है वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, राइट। जैसे ही 10th कैंडल फॉर्म होगी जो फर्स्ट कैंडल है उसका एवरेज इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब हमारी कैंडल नंबर 2 टू कैंडल नंबर 10 इनका एवरेज लिया जाएगा। जैसे ही 11th कैंडल फॉर्म होगी वैसे ही कैंडल नंबर 3 टू कैंडल नंबर 11 इनका एवरेज लिया जाएगा। यानी कि जो एवरेज है ये लगातार मूव होता रहता है। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ करने वाले हैं विच इज़ 9 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज। इसके साथ में मैं कंबाइन करना चाहूँगी RSI को। RSI की वैल्यूज़ हम लोग वही रखेंगे 60 प्लस, मतलब कि लॉन्ग साइड की तरफ जाएंगे, और बिलो 40 में हम लोग शॉर्ट साइड में जाने का प्लान करेंगे, ठीक है। लॉन्ग साइड या फिर बाइंग साइड और शॉर्ट साइड या फिर सेलिंग साइड। देखिए अब मैं शॉर्ट या सेलिंग लिख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है हम लोग कम कैपिटल में मार्केट में सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि हम लोग जब कॉल साइड की बात कर रहे हैं तो हम लोग लॉन्ग करेंगे या बाय करेंगे। हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग कॉल साइड के प्रीमियम्स चेक करेंगे, और जब शॉर्ट या सेलिंग की बात हो रही है तब यहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स को चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब मूविंग एवरेजेस के साथ में क्योंकि अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं तो इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी विच इज़ गोल्डन क्रॉस ओवर एंड डेथ क्रॉस ओवर। देखिए 9 पीरियड मूविंग एवरेज जो है ना वो कंपैरेटिवली पास में मूव करेगी कैंडल्स के, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 9 पीरियड मूविंग एवरेज, और जब 20 पीरियड मूविंग एवरेज इसको नीचे से ऊपर की तरफ में क्रॉस करेगी तो ये बनेगा हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। डेथ क्रॉस ओवर क्या है, 9 पीरियड मूविंग एवरेज कैंडल्स के पास में मूव कर रही होगी, 20 पीरियड मूविंग एवरेज आके इसको ऊपर से नीचे की साइड में कट करेगी, तो दिस वुड बी आर डेथ क्रॉस ओवर, ठीक है। जब भी हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर बनेगा हम लोग कॉल साइड में एंट्री के लिए प्लान करेंगे, और जैसे ही डेथ क्रॉस ओवर बनेगा हम लोग पुट साइड में एंट्री के लिए प्लान करेंगे, ओके। इसके साथ साथ देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर हमेशा हमारा अप ट्रेंड के अंदर फॉर्म होने वाला है, और डेथ क्रॉस ओवर हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा।
तो जब अप ट्रेंड में फॉर्म होगा तो हम डेफिनेटली कॉल साइड में एंट्री की बात करेंगे, और जब डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा तो हम लोग पुट साइड में एंट्री के लिए प्लान करेंगे। अब इसके साथ साथ RSI को इनकॉर्पोरेट करने का मोटिव क्या था? RSI को रखने का सिर्फ ये मोटिव था ताकि जो मार्केट में स्ट्रेंथ है हम उसके बेसिस पे एंट्री ले सकें। अब अगर हमने किसी ट्रेंड में एंटर करने के बारे में सोचा, फॉर एग्जांपल कंडीशन बन गई, हमारा गोल्डन क्रॉसओवर बन गया और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो डेफिनेटली ऑप्शन बायर्स का वहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। तो इवेंचुअली हमने क्या सोचा? हमने सोचा हम RSI की कुछ वैल्यू फिक्स करें, अगर RSI की वो वैल्यू है तो ही हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर में एंटर करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मार्केट इसके बाद में साइडवेज हो गया ना तो हमारा लॉस होना कन्फर्म्ड है। तो जब कॉल साइड में एंट्री का सोचेंगे तो हमारा RSI शुड बी क्लोज टू 60 और बेटर रहेगा कि वो 60 प्लस रहे। और अगर हम लोग डेथ क्रॉसओवर के बारे में क्रॉसओवर के बाद एंटर करने का सोच रहे हैं तो हमारा RSI वुड बी लेस देन 40, राइट। मार्केट में अगर स्ट्रेंथ कमी होगी तभी वो नीचे की तरफ मूव करेगा। जब मार्केट अच्छे से नीचे की तरफ मूव करेगा, एक शार्प मोमेंटम में मूव करेगा, तो ही हम लोग मोमेंटम में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, खास बात मैं आपको इस स्ट्रैटेजी की भी बताऊं। जैसे हमारी प्रीवियस स्ट्रैटेजी थी विच इज़ गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज प्लस बॉलिंजर बैंड बॉलिंजर बैंड एंड RSI। उस स्ट्रैटेजी में आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 एंट्री मिलती थी। अब आप उसको मिनिमम भी कह सकते हो, मैक्सिमम भी कह सकते हो, बट एटलीस्ट 2 एंट्री और मैक्सिमम 3 एंट्री उस स्ट्रैटेजी में मिलती थी। देखो, साइडवेज मार्केट में तो किसी स्ट्रैटेजी में एंट्री नहीं मिलेगी और मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप साइडवेज मार्केट में एंटर करो, राइट। बट सेम 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक एंट्री मिलेगी। बहुत रेयर चांस है कि आपको उसमें 2 एंट्री मिले, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का ड्रॉबैक अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो इसमें एक बार में जो SL जाएगा, अगर गया तो वो जाएगा अराउंड 20 टू 35 पॉइंट्स का, ठीक है। ऐसा नहीं है इससे बढ़ा नहीं जा सकता, बट अगर आप इतने पॉइंट्स के SL देने में सेफ फील नहीं करते हैं तो जब इतने बड़े SL जाएं तब आई वुड रिकमेंड आप इस स्ट्रैटेजी में एंटर ना करें। इसमें हमारे ऊपर था 10 टू 15 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज इसका SL पड़ता था, ठीक है। अगर इससे बड़े का स्टॉप लॉस जा रहा है तो डेफिनेटली आप उस ट्रेड में भी एंटर करने से खुद को रोक सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रैटेजी। अब हमें करना क्या है? हमें जब गोल्डन क्रॉसओवर बने मार्केट में तो कॉल साइड में एंट्री के लिए देखना है। RSI 60 प्लस होना चाहिए। जैसे ही ये कंडीशंस बनेंगी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना प्रीमियम का चार्ट ओपन करेंगे। एट द मनी का आप प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हैं कॉल साइड में। अदरवाइज आप लोग चेक कर सकते हैं कॉल साइड का वो प्रीमियम जिसमें डेल्टा की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। देखो, सबसे ज़्यादा भी अगर डेल्टा की वैल्यू होगी ना तो वो 0.8 के आसपास कुछ होगी, राइट। तो या तो आप ऐसा कोई प्रीमियम चेक कर सकते हैं, अलग अलग ब्रोकर में आपको डेटा मिल जाएगा। आप या तो उस प्रीमियम में डेल्टा की वैल्यू 0.8 के आसपास हो, अदरवाइज आप एट द मनी का या इन द मनी का कॉल साइड का प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस आप इसकी रखिएगा। अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ATM इज़ गुड। इन द मनी थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे बट इनमें डेल्टा की वैल्यू अक्सर ज़्यादा मिलती है, ओके। अब बात ये आती है डेथ क्रॉसओवर बना तो हम क्या करेंगे? डेथ क्रॉसओवर बनने पर आपको प्रीमियम जो देखना है उसमें भी कोशिश करना डेल्टा की वैल्यू 0.8 के आसपास हो। अगर ये नहीं मिलता है तो आप एट द मनी का कोई भी पुट ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें भी आप एट द मनी, सेकेंड प्रेफरेंस रहेगी इन द मनी, ठीक है। अब फटाफट से इसका हम लोग आज के मार्केट में एग्जांपल देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी, कॉल साइड के भी पुट साइड के भी, ओके। तो चलिए फटाफट से हम लोग चार्ट पर चलते हैं। ओके, तो देखिए ये अभी ना मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे है। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैं इतनी बड़ी फ्यूचर की वो नहीं करती प्लानिंग, ओके। यहाँ से हम लोग चलते हैं फटाफट डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एक छोटा सा एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लगा दिया है विच इज़ EMA क्रॉस। इसकी वैल्यू यहाँ पर 9 और 26 आएगी। आप इसको चेंज करके 9 और 20 कर सकते हैं या फिर 2 EMA आप लगा सकते हैं।
ठीक है। 2 ईएमए में आपको फिर 2 इंडिकेटर्स यानी कि ईएमए को 2 बार ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप ईएमए क्रॉस को एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं। 9 एंड 20 की वैल्यू आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक बार इसको बंद कर देती हूँ। ये मैंने मार्केट में एनालिसिस किया है। जहाँ जहाँ पर ग्रीन बॉक्सेस बनाए हुए हैं वो सपोर्ट लेवल्स हैं जिनको मार्केट ने अच्छे से रेस्पेक्ट करा है। जहाँ जहाँ पर रेड बॉक्सेस हैं वो सब रेसिस्टेंस लेवल्स हैं। तो ये था डेली टाइम फ्रेम पे। ऐसे ही आप 1 आवर टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अब अभी हम लोग हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, हम लोग स्ट्रैटेजी के अंदर एंटर करेंगे जब हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स होगा। ऑल्दो एनालिसिस हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ज़रूर करना है ताकि हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स का पता चल जाए। देखिए, अब मैंने लगा दिया है ईएमए क्रॉस, और इसको मैं अपना टाइम फ्रेम जो है वो छोटा करके आप लोग को दिखाने वाली हूँ। देखिए, मार्केट देखिए इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था। ये सब एनालिसिस के अंदर आएगा। इस चैनल को मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करा है, और जब जब इस रेसिस्टेंस लेवल पर आया वहाँ से मार्केट डाउन साइड में ही गया है। अब यहाँ डाउन साइड क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट लेवल आ रहा था। ये सपोर्ट लेवल भी अच्छे से काम किया है, तो मार्केट ने सिर्फ यहाँ टाइम पास किया है। चैनल का रेसिस्टेंस होने के बावजूद भी ना ये नीचे की साइड गया और ना यहाँ से ऊपर की साइड गया, और लास्ट 1 घंटे में आज मार्केट साइडवेज ही रहा है। तो इस चैनल को मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मार्केट जो अपनी ईएमए है उनका क्रॉस ओवर हो चुका था। टाइम है ये 16 दिसंबर 15.25 वाली कैंडल। यहाँ पर ईएमए ने क्रॉस ओवर दे दिया था। 9 ईएमए ऊपर थी और 20 ईएमए, मतलब 9 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस करा है ऊपर से नीचे, जो कि बनता है हमारा डेथ क्रॉस ओवर। ठीक है, यहाँ देखिए 9 ईएमए ऊपर थी और 20 ईएमए ने ऊपर से नीचे कट किया, ये बना हमारा डेथ क्रॉस ओवर। इसमें क्या करना है? इसमें हमें पुट साइड में एंटर करना है। तो एक बार हम लोग इसमें अपना चार्ट लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे शॉर्ट पोजीशन, राइट। ये हो गई हमारी ट्रिगर कैंडल। इसमें हम लोग आरएसआई की वैल्यू देखेंगे। आरएसआई इसमें था 43। हमारी एंट्री होगी व्हेन आरएसआई इज बिलो 40। इस कैंडल में हमारा आरएसआई था 29, पर ये ग्रीन कैंडल थी तो ये थोड़ा सा सेफ नहीं है। रैदर ये वाली जो कैंडल है विच इज़ ऑफ 9.25, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अ हेल्दी रेड कैंडल। इसका लो ब्रेक होने पर हम लोग एंटर करते और हमारा स्टॉप लॉस रहता हाई ऑफ दिस कैंडल। इसका हाई मतलब ये कैंडल का साइज ऑलमोस्ट 33 पॉइंट्स का था। और अब हम लोग इस ट्रेंड को कब तक राइड करेंगे? राइट, या तो आप 1:2 का टारगेट लेके जा सकते हैं, जो सेफ प्लेयर हैं जिनको ज़्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, या फिर जिनको बेयर मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, वो अगर डेथ क्रॉस ओवर पे एंट्री ली है तो गोल्डन क्रॉस ओवर का वेट करें, वहीं पर एग्जिट लें। और अगर गोल्डन क्रॉस ओवर पे एंट्री ली है तो डेथ क्रॉस ओवर का वेट करें। अब हमने डेथ क्रॉस ओवर पे एंट्री ली है इस ट्रेड में, तो हम लोग वेट करने वाले हैं गोल्डन क्रॉस ओवर का। यहाँ पर ये गोल्डन क्रॉस ओवर मिला हमें, और देखिए मॉर्निंग में हमें ट्रेड मिली थी। हमने इस कैंडल पे एंट्री बनाई थी विच वॉज ऑफ 9.30। ठीक है, पूरे दिन हमने पूरा मार्केट का ट्रेंड राइड करा था, और ये 9.25 9.13 इस कैंडल पे हम लोग एग्जिट कर सकते थे विच इज़ ऑफ 15.25। ठीक है, यहाँ पर हमें आप देख सकते हैं बड़े इजीली कितने पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले होते हैं। पूरे दिन की ट्रेड हमने पूरे दिन में एक ही ट्रेड ली होती, जिसमें आप देख सकते हैं 1:9.71 का रिस्क रिवॉर्ड है, और हमें 272 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले होते। स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 33 पॉइंट्स का होता। टारगेट में हमने कैप्चर करे होते मोर देन 9 टाइम्स। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी की खास बात है। अगर आपको एक बार ट्रेड के अंदर एंट्री मिल गई तो आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा। लॉस मिनिमल है, या फिर आपको छोटे से प्रॉफिट में या छोटे से लॉस में मार्केट बाहर निकाल देगी। ओके, तो ये था 17 दिसंबर की। पूरे दिन में आपको सिर्फ एक ट्रेड मिली जिसने आपको 272 पॉइंट्स दिए। देखिए निफ्टी में इतना बड़ा मोमेंटम मायने रखता है। ठीक है,
ये था कल का। अब आज आ जाते हैं 18 ऑफ दिसंबर पे। यहाँ पर भी देखिए डेथ क्रॉसओवर बना है, मार्केट नीचे की तरफ आज मूव किया है, हम सबको पता है। तो डेथ क्रॉसओवर पे देखो, जो गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ बना था, इसमें हमारे आरएसआई ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, ये 60 के आसपास ही था, 60 को क्रॉस नहीं करा। नेक्स्ट कैंडल में बना डेथ क्रॉसओवर, यहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट पोजीशन लगाते। ओके, ट्रिगर कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता, और जब तक वापस से गोल्डन क्रॉसओवर नहीं बनता हम लोग ट्रेड के अंदर होते। ओके, तो इसमें हमारा सिर्फ 1:1.7 का रिस्क रिवॉर्ड होता, जो कि देखिए साइडवेज मार्केट है इसलिए आपको कम लग रहा होगा। प्रॉफिट हमने गेन करा होता पूरे दिन में 53 पॉइंट्स का, और इनिशियल हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 72 पॉइंट्स का। तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए प्रॉफिटेबल तो थोड़ी सी कम थी, पर देखिए पूरे दिन में बाय सेल करने से बेटर है कि हम लोग किसी ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम करें जिसमें रिस्क बेयर मिनिमम हो, प्रॉफिट बड़े से बड़ा मिले। देखिए जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं ना, तो आपके पास 4 कंडीशन होती है। एक होता है ह्यूज प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, एक होता है स्मॉल लॉस, और एक होता है ह्यूज लॉस। तो इस चीज़ से आपको हमेशा खुद को बचाना है। बाकी 3 कंडीशन में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस अगर आप इक्वल अमाउंट्स में करोगे तो ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है, शेयर मार्केट से अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करनी है, तो आपको ह्यूज प्रॉफिट देखना ही पड़ेगा। ह्यूज प्रॉफिट आप कब अर्न कर सकते हो? जब आप डेली 9 to 3 मार्केट को अपना टाइम दो। अगर आपने एक बार किसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एंटर कर लिया है, तो पूरे दिन बाय सेल करके ना इतनी अननेसेसरी ब्रोकरेज को मत फिलअप करो। ओके, तो कल हमें जहाँ 233 पॉइंट्स के आसपास कुछ मिले थे, आज हमें उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सिर्फ 53 पॉइंट्स मिले होते। अब देखिए डेली मार्केट में प्रॉफिट आप नहीं अर्न कर सकते, बट जो विनिंग स्ट्रीक है या प्रॉफिट वाली स्ट्रीक है उसको आप इवेंचुअली रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम लोग एंट्री बनाते? यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर बना था, पर क्या हम एंट्री बनाते? डेफिनेटली नॉट, हम यहाँ एंट्री नहीं बनाते। आरएसआई हमारा 55 था। ठीक है, यहाँ भी गोल्डन क्रॉसओवर बना, डेथ क्रॉसओवर है पहले, फिर गोल्डन क्रॉसओवर है। क्या हम यहाँ एंट्री बनाते? यहाँ भी हम लोग एंट्री नहीं बनाने वाले थे, क्योंकि हमारा आरएसआई 44 के आसपास कुछ था। राइट, इन दोनों कैंडल्स का अगर आरएसआई देखूँ तो 44 एंड 55 ना हमारी पुट साइड में ट्रेड बन रही थी। देखिए मैं आपको आरएसआई भी दिखाती हूँ, यहाँ इस पॉइंट पर आपको आरएसआई दिखेगा। ओके, तो क्या हम लोग यहाँ पर एंटर करते? डेफिनेटली हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे स्ट्रैटेजी में ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि जब हम लोग एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी आरएसआई की वैल्यू जो है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब देखिए इस कंडीशन में हमारे पास जो क्रॉसओवर पे आरएसआई था वो 44 से 60 के बीच में था। राइट, तो ऐसी कंडीशन में ना हमारी कॉल साइड में एंट्री बन रही थी ना पुट साइड में एंट्री बन रही थी, तो हम लोग सिर्फ बैठ के वेट करेंगे। इधर पे देखिए, इधर पे जो क्रॉसओवर बना है दिस इज डेथ क्रॉसओवर, और आरएसआई की वैल्यू 44 है। एंट्री कब है? बिलो 40। तो नेक्स्ट कैंडल को हम लोग चेक करेंगे, इसकी वैल्यू भी 43 है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, इसकी वैल्यू 39 है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट पोजीशन प्लेस कर सकते थे, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होता हम लोग रनिंग कैंडल में ही एंटर कर लेते। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस देखिए, आप ट्रिगर कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको स्टॉप लॉस रखेंगे, पर अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप लोग स्टॉप लॉस हमेशा क्रॉसओवर वाले पॉइंट को रखें। राइट, तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप प्रॉफिट नहीं होगा तो या तो आपका स्मॉल प्रॉफिट होगा या फिर स्मॉल लॉस होगा, अगर आप इतने बड़े इसमें मतलब आप अपने आप को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो। और वैसे देखिए यहाँ पर रहते तो आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, और अगर आप इधर पर एसएल को रखते अपना तो आपका इस ट्रेड में 29 पॉइंट का एसएल करता। यहाँ पर 29 पॉइंट का मतलब है ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स इन चार्ट, इन प्रीमियम चार्ट। ठीक है, तो ये 16 दिसंबर की कैंडल है, इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए बैक टेस्टेड डेटा प्रीवियस वीक का मैं प्रीमियम पर आपको दिखा सकती हूँ। ओके, तो ये है 16 दिसंबर की 10:25 की कैंडल, जिसका लो था 24,659। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चार्ट ओपन कर लेंगे। 24,629 है, तो यही प्रीमियम रहेगा 650 की पुट। ओके,
और ये एंट्री कैंडल थी अपनी 10.25 की 16th को 10.25 की कैंडल के बाद अपनी एंट्री बनी। ओके, तो दिस इज़ द कैंडल। ओके, इसमें RSI हमारा 61 चला गया था। तो ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, राइट, इसमें हमारा RSI 61 चला गया था। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, हमारी ट्रेड के अंदर एंट्री हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 18 पॉइंट का जाता, राइट। यहाँ मैं आपको दिखा सकती हूँ कि भाई यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 18 पॉइंट का हिट हुआ है और वो नेक्स्ट कैंडल में ही हिट हो गया था। ओके, 18-19 पॉइंट्स का SL का था। और यहाँ पर अगर हम इधर एंटर करते एट अराउंड 325 और 330, तो आप देख सकते हैं अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ था। एंट्री कंडीशन हमारी इधर ही बन गई थी, 325 वाली कैंडल पे ही हमारी एंट्री कंडीशन बन गई थी। अगर BTST के लिए आप इस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप एंटर करते या BTST लेके छोड़ देते तो नेक्स्ट पूरा दिन आप प्रॉफिट में रहते। डे एंड हो गया था बट एग्जिट यहाँ तक नहीं आई थी, आपको एग्जिट उसके भी नेक्स्ट डे मिली है। तो इसमें 24 आवर्स में आपकी कोई ट्रेड नहीं थी। और आप देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूव कैप्चर करते यहाँ से अगर आप कैप्चर करते तो। और अगर आप BTST में सेफ फील नहीं करते हैं तो इवेंचुअली आप क्या कर सकते थे, जैसे ही इस कैंडल के बाद में अपनी स्ट्रैटेजी बनती। देखिए यहाँ पर RSI वॉज 51, डेफिनेटली हम लोग कम RSI पे काम नहीं करेंगे। इस कैंडल में RSI वो 69, तो जैसे ही 9.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होता तो हम लोग ट्रेड के अंदर एंटर कर लेते। ओके, तो यहाँ पर 9.15 का हाई है 193, तो 193 पर हमारी एंट्री हो जाती। और उसके बाद में क्योंकि ये हमारी ट्रिगर कैंडल थी 9.15 वाली, इसी कैंडल के लो पे हम लोग SL को रखते विच इज़ ऑफ 28 पॉइंट्स। और आप देख सकते हैं जब तक कि अपना क्रॉसओवर नहीं आया तब तक हमें 191 पॉइंट्स प्रीमियम चार्ट पे मिले हैं। तो 191 पॉइंट्स का टारगेट इन निफ्टी इज़ ग्रेट। निफ्टी में इतने बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने को जनरली नहीं मिलते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रैटेजी। अगर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको बैक टेस्टेड डेटा चाहिए तो बैक टेस्टेड डेटा तो देखो इंडेक्स के चार्ट पे मैं आपको कभी तक का भी ला के दे सकती हूँ, बट अगर प्रीमियम पे चाहिए तो मैं प्रीवियस 1 वीक का प्रोवाइड करवा पाऊँगी। अभी मैंने कुछ ट्रेड्स बताई हैं जिनमें छोटे लॉसेस भी हुए हैं, जिनमें हमारे SL हिट हुए हैं या फिर हमें बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डे का डेटा चाहिए तो वो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर दीजिए। और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बहुत जल्दी फॉरवर्ड टेस्टिंग की कुछ वीडियोस भी लेकर आने वाली हूँ। तो अगर उसमें आप लोग को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस सीरीज़ की आप वीडियोस देखकर अपनी लर्निंग जर्नी को एनहांस कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड डे।